नमस्कार साथियों, मेरा नाम मनोज है और आप देख रहे हैं दृश्य कला। दृश्य कला में आज हम लोग फिर से सिंधु सभ्यता के बारे में चर्चा करेंगे। हालांकि 2 दिन से ही चर्चा चल रही है इस पे। आज हम लोग इसके विस्तार व क्षेत्रफल के बारे में चर्चा करेंगे। हालांकि इससे पहले जो चर्चा हुआ था आप लोग को पता ही होगा। सबसे पहले खोज के बारे में चर्चा हुई थी, उसके बाद जो है उनके समयकाल व नामकरण के बारे में बात हुआ था। मुझे लगता है कि विस्तार व क्षेत्रफल के बारे में बात करने से पहले एक बार उनकी खोज व नामकरण समयकाल के बारे में एक बार थोड़ा होश दिलाना ज़रूरी है, ताकि आप उसी मोमेंट में आ जाएं जिस मोमेंट में इसके पहले थे, उसी एक्टिविटीज़ में आ जाएं, उसी माहौल में आ जाएं। मेरा मतलब ये है। तो खोज की बात है तो थोड़ा सा ऐसे ही सरसरी निगाहों से अगर देखते हैं, सरसरी या शॉर्टकट तरीके से बात अगर करते हैं, तो खोज में यदि आपसे कभी पूछा जाए या कोई सवाल करता है कि सिंधु सभ्यता में या फिर सिंधु सभ्यता में कोई भी स्थल या फिर उस सभ्यता के स्थल को सबसे पहले देखने वाला व्यक्ति कौन था, उसके ऊपर लेख लिखने वाला व्यक्ति कौन था सबसे पहला, तो बताया गया है कि वो था चार्ल्स मैसन। वही चार्ल्स मैसन जो 1826 ईस्वी में हड़प्पा के एरिया में भ्रमण करने आया हुआ था। उसके बाद 1831 ईस्वी में अलेक्जेंडर बर्न्स आते हैं, वो देखते हैं। फिर उसके बाद बर्टन बंधु आते हैं 1856 ईस्वी में, जो कि रेल के पटरी का काम करते हैं। वो दोनों भाई यानी कि जेम्स बर्टन और विलियम बर्टन, और उन्हीं में उनको कुछ ईंट प्राप्त होते हैं। इस तरह से सिलसिला आगे बढ़ता गया। फिर कनिंघम आते हैं। कनिंघम 1878 ईस्वी में जो है हड़प्पा टीले का पता लगाते हैं। उससे पहले जो है 1861 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना ही कनिंघम ही करते हैं, और वही जो है सबसे पहले महानिदेशक और जनक माने जाते हैं। ये सारी चीज़ें जो है याद रखने योग्य हैं। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें बेहद ज़रूरी है याद रखना। उसके बाद जो है जो लास्ट में एक बेहद ज़रूरी काम कर जाते हैं, वो सर जॉन मार्शल हैं। वही सर जॉन मार्शल जिनको जो है 1902 से लेकर के 1928 ईस्वी तक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का महानिदेशक बनाया गया था। तो उसी बीच में जो है वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई करवाते हैं अपने निर्देशन में। और उनके जो असिस्टेंट थे जो काम करने वाले व्यक्ति थे, लगभग भारतीय थे। तो जैसे कि उसमें थे दयाराम साहनी जो हड़प्पा की खुदाई करवाए, और राखल दास बनर्जी जो मोहनजोदड़ो की खुदाई करवाए। इसके साथ साथ एक बेहद सूचना ये ज़रूरी है कि अगर कहीं बोलने में, बात करने में थोड़ी बहुत गलती होती है तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, सुधारने की कोशिश किया जाएगा। बाकी आगे हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद वही समयकाल, नामकरण में विशेष कुछ तो था नहीं। आज हम लोग जो बेहद ज़रूरी बात करने वाले हैं वो है विस्तार व क्षेत्रफल के बारे में, कि आखिर ये सभ्यता जो है भारत के कहाँ से कहाँ तक एरिया में फैला हुआ था, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ये भी बात करने वाले हैं कि कौन सा स्थल सबसे उत्तरी छोर पे था और कौन सा स्थल दक्षिणी, पूर्वी व पश्चिमी छोर पे था। ये बेहद ज़रूरी है जानना, क्योंकि सवाल कभी कभी क्या अक्सर जो है इस तरह के सवाल करते रहता है। तो हमको कहने का मतलब ये है कि उनकी सीमा रेखा को जानना बहुत ज़रूरी है कि वो कहाँ से कहाँ तक फैली हुई थी, उनके आकार आखिर क्या थे, जो उनके आकार थे एरिया के वो कैसे थे, और किस किस नदी के किनारे वो स्थल पाए गए थे, इसके बारे में भी चर्चा किया जाएगा। तो शुरू करते हैं हम लोग विस्तार व क्षेत्रफल के बारे में। तो ये तो सामान्य सी बात है, सबको पता होना चाहिए कि जो सिंधु सभ्यता था
या जो सिंधु सभ्यता थी वो भारत के उत्तरी और पश्चिमी एरिया में खास तौर पे विकसित थी, जिसका क्षेत्रफल लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर माना जाता है, लगभग में। आज़ादी से पहले जो स्थलों की खुदाई हुई वो लगभग 40 से 85 स्थलों की खुदाई हुई। उसके बाद जो खुदाई हुई यानी कि आज़ादी के बाद, या फिर हम कह सकते हैं कि जो वर्तमान में जो स्थल प्राप्त हुए हैं वो 1500 से अधिक, या फिर हम लगभग कह सकते हैं 1500 के आसपास स्थल पाए गए हैं। ये स्थल जो है मुख्य रूप से 3 जगहों पे पाए गए हैं। उसमें भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान जो भी था वो एक ही था, बंटवारा तो हुआ नहीं था। तो मुख्य रूप से 3 जगहों पर, जैसे कि एक तो अफगानिस्तान में, दूसरा पाकिस्तान और तीसरा भारत में। तो ये मैं होल एक संपूर्ण सभ्यता की मैं बात कर रहा हूँ जो ध्यान देने योग्य है। अफगानिस्तान में सिर्फ और सिर्फ 2 स्थल पाए गए थे और पाकिस्तान में तकरीबन 600 से अधिक और भारत में तकरीबन 900 से अधिक पाए गए। तो आइए हम लोग इनके सीमा रेखा की बात करते हैं, इनके जो क्षेत्रफल हैं उनकी बात करते हैं। खास तौर पे ध्यान दीजिएगा। हम जो है पहले इनकी दिशाओं की बात करते हैं कि ये किस किस दिशाओं में जा कर के फैले हुए हैं, जो सबसे छोर पे हैं। अगर हम उत्तर की बात करते हैं इस तरह से, जैसे कि एक लंबवत रेखा इस तरह खींचा और एक रेखा इस तरह खींचा, तो ये पता ही होना चाहिए नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है और ये वेस्ट है, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ठीक, ये सबको पता होना चाहिए इस तरह के मानचित्र को। मानचित्र के थ्रू अगर हम बात करते हैं इन स्थलों की तो थोड़ा बेहद ज़रूरी होगा, मतलब थोड़ा समझने में आसानी होगा। इसलिए थोड़ा सा सोचिए कि मानचित्र के द्वारा जो है इन स्थलों की स्थिति के बारे में बात किया जाए। तो सबसे जो उत्तर एरिया में जो स्थल पाया गया वो भी जो मौजूदा अभी भारत में है वो है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में एक स्थल पाया गया जिसका नाम है मांदा। मांदा जो कि चिनाब नदी के किनारे है। उसके बाद अगर हम सबसे पश्चिमी एरिया की बात करते हैं तो पश्चिमी एरिया में सबसे छोर पे बलूचिस्तान है। बलूचिस्तान में स्थल पाया गया जिसका नाम है सुतका गेदोर। सुतका गेदोर जो दास्क नदी के किनारे स्थित है, यहाँ पर पाया गया। ये सबसे पश्चिमी एरिया की बात कर रहा हूँ मैं। और सबसे दक्षिणी छोर पे महाराष्ट्र में ये है महाराष्ट्र, दायमाबाद स्थल मिला जो कि गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। और उसके बाद सबसे पूर्वी छोर में उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर पाया गया जो हिंडन नदी के किनारे स्थित है। तो हम लोग ध्यान देंगे अगर इस तरह से लिया जाए इन सीमा रेखा को, ये त्रिभुजाकार है। तो सीधे हम कह सकते हैं कि जो सिंधु सभ्यता का जो आकार है त्रिभुजाकार है। एक चीज और ध्यान देने योग्य है, यहां से लेकर के ये जो दूरी है ये लगभग 1600 किलोमीटर है।
लगभग 1600 किलोमीटर है। उसके बाद जो है यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो लगभग जो है 400 किलोमीटर है। इस तरह के हैं कुछ। तो कभी कभी सवाल भी पूछता है कि सिंधु सभ्यता के सबसे उत्तरी छोर का नाम बताइए, या फिर कभी कभी ऐसा सवाल पूछता है कि सिंधु सभ्यता के सबसे पूर्वी छोर का स्थल कौन सा है, उस स्थल का नाम बताइए जो सिंधु सभ्यता के सबसे दक्षिणी छोर में स्थित है। तो ये मेन चीज़ याद रखिएगा। एक दायमाबाद जो कि सबसे दक्षिणी छोर पे है, आलमगीरपुर है जो कि सबसे पूर्वी छोर पे है उत्तर प्रदेश में, एक मांदा है जो सबसे उत्तरी छोर पे है जम्मू कश्मीर में है, और एक है सुतका गेदोर जो बलूचिस्तान में स्थित है सबसे पश्चिमी क्षेत्र में। ये 4 चीज़ बहुत ध्यान देने योग्य है। उसके बाद इनके अलावा जो अलग अलग जगहों पर स्थल मिले हैं उनको भी ध्यान देने योग्य है। हालांकि इससे बहुत ज़्यादा, मैंने बोला ना कि 1500 से अधिक स्थल मिले हैं, तो सारे स्थलों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हमको उतने ही पढ़ने की ज़रूरत है जितना हमसे उनका संबंध हो, जितना हमसे उनसे सवाल किए जाते हो, उतनी ही पढ़ने की ज़रूरत है। तो इस तरह से हम लोग बात कर रहे हैं। इसके अलावा जो अलग अलग जगहों पर जो स्थल पाए गए हैं, जैसे मैंने बोला था अभी कुछ देर पहले कि अफ़गानिस्तान में सिर्फ और सिर्फ 2 स्थल पाए गए हैं। तो वो 2 स्थल कौन कौन से? जैसे ये अफ़गानिस्तान है, देखो ये एरिया जो है ये यहाँ से लेकर के इतना एरिया है ना, ये वाला, ये है पाकिस्तान का एरिया। अब इससे बाहर इसके बगल अफ़गानिस्तान है। तो अफ़गानिस्तान में सोर्तगोई और मुंडी कांक, ये 2 स्थल मेन है। कभी कभी पूछता भी है, नहीं भी पूछता है, कभी बाय द वे जानने योग्य है, जानना चाहिए। उसके बाद अगर हम पाकिस्तान में 3 प्रांत ऐसे थे, जो एक पश्चिमी पंजाब है, दूसरा सिंध प्रांत है, और तीसरा जो है बलूचिस्तान है। ये तीनों जगहों पे स्थल पाए गए हैं। ये तीनों जो है मिला करके पाकिस्तान में जो संपूर्ण रूप से स्थल पाए गए हैं उनके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। दिख रहा है कि नहीं? हाँ, अब स्टार्ट हो जाऊंगा तो फोटो खींच लेना, फिर आप लोग भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो ये पाकिस्तान के एरिया, जैसे कि पश्चिमी पंजाब की मैं बात कर रहा हूँ, इस एरिया में हड़प्पा पाया गया। ध्यान दीजिएगा। अभी मैं अलग अलग स्थलों के बारे में अगला क्लास होगा, अलग अलग स्थलों के बारे में, उनके खोजकर्ता के बारे में, और किस नदी के किनारे हैं, किस प्रांत में है और किस जिला के अंतर्गत आते हैं वो, और उनमें क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उनके बारे में चर्चा किया जाएगा। फिलहाल आज जो बात हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ विस्तार और क्षेत्रफल की बात हो रही है, वो मानचित्र के द्वारा इसलिए बात किया जा रहा है ताकि दिमाग में एक सेट हो जाए, एक इमेज बन जाए कि वो ऊपर है कौन सा, नीचे उसके कौन सा स्थल आता है, किस दिशा में, इस तरह का मतलब इमेज बना रहेगा तो समझने में बहुत आसानी रहेगा। जो कभी कभी सवाल पूछता है कि सबसे उत्तरी छोर पूर्वी छोर में यह स्थल कौन सा है, तो वो दिमाग में सेट रहेगा मानचित्र के द्वारा ही। तो अगर हम सिंध प्रांत में देखते हैं तो सिंध प्रांत में एक मोहनजोदड़ो है, चन्हूदड़ो है और कोटदीजी है। ये तीनों का नाम आप काफ़ी सुने होंगे। एक मोहनजोदड़ो है, चन्हूदड़ो है और कोटदीजी है। और बलूचिस्तान में हम देखेंगे, जैसे बलूचिस्तान है इस एरिया का, तो ये सुतका गेदोर है जो दाश्त नदी के किनारे है। इसमें और भी स्थल है जो विशेष कोई खास नहीं है लेकिन जानना जरूरी है। तो जब अलग अलग स्थलों के बारे में बात किया जाएगा तो उसके बारे में चर्चा किया जाएगा। ये तो हो गया अफगानिस्तान और पाकिस्तान की बात। इन दोनों का मैटर सॉल्व हो गया है, मतलब मैटर सॉल्व अभी नहीं हुआ है, स्थलों की बात हो गई है। लेकिन अब बेहद ज़रूरी है जहाँ पर सबसे अधिक स्थल मिले हैं और जहाँ से सवाल उठते हैं, सवाल तो यहाँ से भी उठते हैं, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से
बहुत ज़्यादा सवाल उठते हैं। लेकिन कुछ अपने भी प्रांत की बात कर लिया जाए, वहाँ पर कौन कौन से स्थल मिले हैं, ज़रूरी है। तो यहाँ पर पहली बात हो चुका है, जो सबसे उत्तरी छोर पे है, जम्मू कश्मीर में मांदा मिला है। उससे थोड़ा सा नीचे आएंगे, पूर्वी पंजाब, यही पंजाब जो अपने यहाँ है, पूर्वी पंजाब उसको बोलते हैं, यहाँ पर रोपड़ और संघोल मिला है। उसके थोड़ा सा नीचे आएंगे हरियाणा में बनावली, राखीगढ़ी, कोई कोई बनवाली बोलता है, तो दोनों में विशेष कोई वो नहीं है, तो दोनों बोल सकते हैं, बनावली या बनवाली जो भी है, बनावली बनवाली जो भी है और राखीगढ़ी, ये दोनों स्थल जो है हरियाणा से प्राप्त हुए हैं। उसके बाद यूपी से बताया गया है आलमगीरपुर है। फिर और नीचे आएंगे, जैसे ये राजस्थान है, राजस्थान में कालीबंगा, काली चूड़ियों वाला, ये तो पता ही होगा। फिर उसके नीचे आएंगे गुजरात, गुजरात में बहुत फेमस चीज़ें हैं, जैसे कि लोथल है, धौलावीरा है, सुतकोटदा है, रंगपुर है, इस तरह के हैं। इसके बारे में पता होगा, बंदरगाह के लिए ज़्यादा फेमस था लोथल। और एक चीज़ और ध्यान देने योग्य है, जो हरियाणा में जो राखीगढ़ी स्थित है, ये भारत का सबसे बड़ा स्थल या नगर माना जाता है। जैसे कि पूरे सभ्यता में मोहनजोदड़ो को सबसे बड़ा स्थल या नगर माना जाता है, वैसे ही अगर हम भारत में किसी स्थल की बात करते हैं तो वो है राखीगढ़ी, जो कि सबसे बड़ा और नगर स्थल माना जाता है। अगर हम भारत के स्थलों की तुलना करते हैं राखीगढ़ी से, तो सबसे बड़े एरिया में है वो। उसके बाद जो है पता ही है, ये महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में दायमाबाद और गोदावरी नदी, दायमाबाद स्थल है, गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। ये हैं इनके विस्तार व क्षेत्रफल। उसके बाद जो कभी कभी सवाल ये भी पूछता है कि पूरे सभ्यता के जो राजधानी या जिसको जुड़वा राजधानी कहते हैं, वो किसको कहते हैं, तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा ही है। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, इसको महान व्यक्ति थे, स्कॉलर थे वो, जिसका नाम है पिगाट, नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने। पिगाट ने ही इस पूरे सभ्यता की जो विस्तृत राजधानी माना था, वो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को माना था। बाकी इस तरह की कुछ और भी चीज़ें हैं जो आगे होते रहेंगे, चलते रहेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ये तो पता ही हो गया कैसे कैसे क्या है, तो ये एक बार आप लोग ले सकते हैं स्क्रीनशॉट या फोटो। एक चीज़ और बता दें कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता था, वो मिस्र और मेसोपोटामिया को भी अगर मिला दिया जाए तब भी उससे 12 गुना अधिक बड़ी थी सिंधु घाटी की सभ्यता, इतने बड़े क्षेत्रफल में फैली हुई थी। तो ये तो रहा विस्तार व क्षेत्रफल। सवाल इसमें से बहुत बनते हैं कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता है, उनके क्षेत्रफल के आकार क्या हैं, उनकी एरिया के आकार क्या हैं, तो त्रिभुजाकार हैं। फिर कभी कभी पूछे सवाल कि सबसे पूर्वी छोर का नाम बताइए जो सिंधु घाटी सभ्यता का, मतलब उस स्थल का नाम बताइए जो सबसे पूर्वी क्षेत्र में हो, तो वो आलमगीरपुर। और दक्षिणी छोर में अगर बात करें तो वो है दायमाबाद, जो महाराष्ट्र में स्थित है। और सबसे पश्चिमी अगर छोर में बात करें तो वो है बलूचिस्तान में स्थित, जिसका नाम है सुतका गेदोर, सुतका गेदोर ही है ना, सुतका गेदोर है। और सबसे उत्तरी छोर में अगर बात करता है तो वो है मांदा, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो ये है विशेषतया इनके क्षेत्रफल व विस्तार। बाकी आगे हम जो चर्चा करेंगे उनके एक एक स्थल, उनके खोज और उनके
किस प्रांत में स्थित है, उनमें क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, उनके बारे में चर्चा किया जाएगा। बस आज के लिए इतना ही। मेरे अनुसार से थोड़ा थोड़ा ही अभी शुरुआत है ना, थोड़ा थोड़ा डोज लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। बाकी एक बार इसका पूरा महामाराथन तो चलेगा ही। एक बार जो है पूरे सभ्यता का जो है एक क्लास लिया जाएगा जो 1-1.5 घंटे का चलेगा, तो उसमें बैठिएगा, आनंद लीजिएगा, बेसब्री से इंतज़ार करिए, ज़रूर आएगा समय वो।